तो भाई लोग लोकी के सीजन 2 का एपिसोड 5 हमारे सामने आ चुका है और इस एपिसोड को देखने के बाद आई एम श्योर कि भाई लोकी जो है वो MCU के डिज्नी प्लस की सबसे बेस्ट शो बन चुकी है। ये सीरीज हर एपिसोड के साथ आगे बढ़ते हुए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होती चली जा रही है और अब बस दुख इसी बात का है कि इसका सिर्फ एक ही एपिसोड बचा हुआ है। इस एपिसोड में हम लोगों को कई सारे जवाब मिले उन सवालों के जो कि हम लोगों को एपिसोड 4 छोड़ के गया था, यानी कि टेम्पोरल लूम के ब्लास्ट होने के बाद क्या असर पड़ा है टीवीए और उनके एम्प्लॉइज के ऊपर। वो सारी चीजें हम लोगों को इस एपिसोड में देखने को मिली और मैं बता रहा हूँ भाई इस एपिसोड की जो स्टोरी लाइन थी वो बहुत ही ज्यादा दमदार थी। तो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है सिनेस्पाई की एक और नई वीडियो में। इस एपिसोड में हम लोगों को एक और बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स देखने को मिला जिसके साथ साथ कई सारे टाइम ट्रेवल की थ्योरीज और टीवीए के बिगिनिंग का सच भी हमारे सामने रखा गया और इस सीरीज की सबसे बड़ी मिस्ट्री यानी कि मोबियस का पास्ट वो भी हमें दिखाया गया और जहां पर हम लोगों ने मोबियस को एक जेट्स की राइड करते हुए आखिर फाइनली देख ही लिया। इस एपिसोड में बहुत सारे ईस्टर एग्स और रेफरेंसेस भी थे जिनके बारे में मैं आज तुम लोगों को इस ब्रेकडाउन वीडियो में बताने वाला हूं। तो फिर दुकान पर जाकर सिर्फ डोनट खाकर वापस नहीं आते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस एपिसोड के रिकैप की। तो इसके रिकैप में भी बहुत सारे ऐसे सीन दिखाए गए हैं जिससे इस एपिसोड की फोरशैडोइंग हो जाती है, जैसे कि ही हू रिमेन्स का ये वाला डायलॉग, Every step you took to get here, I paved the road. फिर ये कि मोबियस का जेट स्कीज के बारे में बात करना और लोकी के टाइम स्लिपिंग को दिखाना। इन सारी चीजों को जब रिकैप के अंदर दिखाया गया तो मुझे ये चीज पता चल गई थी कि भाई इनसे रिलेटेड कुछ ना कुछ तो हम लोग इस एपिसोड में देखने ही वाले हैं। फिर एपिसोड शुरू होता है मार्वल के इंट्रो के साथ, जैसा कि हर एपिसोड होता है, पर यहाँ पर मार्वल के इंट्रो के पीछे एक बैकग्राउंड म्यूजिक बज रही होती है जो कि बहुत ज्यादा ओमिनस लग रही होती है और इस इंट्रो के एंड में मार्वल स्टूडियोज का जो लोगो है वो टेम्पोरल लूम की तरह ही ब्लास्ट हो जाता है। फिर इस चीज से हम लोग डायरेक्ट इस सीन के अंदर एंट्री लेते हैं जो कि हम लोगों ने पिछले वाले एपिसोड के अंदर आखिरी में देखा था, यानी कि टेम्पोरल लूम के ब्लास्ट होने के जस्ट बाद का सीन। यहाँ पर लोकी की आंखों से आंसू निकल रहा होता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा डरा हुआ और सैड होता है विक्टर टाइमली की मौत के ऊपर। लोकी पीछे की तरफ घूमता है तो यहाँ पर कोई भी नहीं होता है, जिसके बाद हम लोगों को आगे एपिसोड में पता चला था कि ये सभी के सभी अपनी अपनी टाइमलाइंस के अंदर वापस जा चुके हैं सिवाय सिल्वी और लोकी के। अभी शॉर्ट के अंदर अगर हम लोग ध्यान से देखें यहाँ पीछे तो टेम्पोरल लूम जो है वो अपने आप ही ठीक हो रही है, यानी कि अपने आप ये जो सारी बिखरी हुई टाइमलाइंस है इस टेम्पोरल लूम के अंदर आते ही स्टेबल हो चुकी है। अभी ऐसा क्यों हो रहा है? तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो टीवीए के फेल सेफ मोड की अनाउंसमेंट यहाँ पर हो रही है और जिस चीज का डायलॉग बॉक्स हम लोगों ने इस स्क्रीन पर भी देखा है, तो मुझे लगता है कि ये जो फेल सेफ मोड है टीवीए का, ये बेसिकली ऐसे काम करता है कि टेम्पोरल लूम जिस दिन ओवरलोड होगा उस दिन अपने आप सारी चीजें रीसेट हो जाएंगी, यानी कि टीवीए जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, सारी ब्रांच टाइमलाइंस वीव होके अपने आप जो है वो सेक्रेट टाइमलाइन के अंदर बदल जाएंगी और जिन ब्रांचेस के अंदर ये सभी लोग हैं ये ब्रांचेस टेम्पोररीली एक्टिव रहेंगी। ये जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब मेरा कंफ्यूजन इस चीज के ऊपर ये था कि ये सभी चीजें जो हो रही हैं यानी कि फेल सेफ मोड, क्या ये मिस मिनट्स कंट्रोल करती है या फिर ये सभी चीजें ऑटोमेटेड है? अगर तुम्हें इसका जवाब पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि लोकी जो है वो अपने टाइमलाइन के अंदर वापस क्यों नहीं गया? तो मेरे ख्याल से ऐसा हो सकता है कि पिछले सीजन के आखिरी एपिसोड में जब हम लोगों ने देखा था सिल्वी को वो ही हू रिमेन्स का टेम्पैड यूज करते हुए और उस डोर के अंदर से जब लोकी को उसने बाहर फेंका था टीवीए के अंदर, क्योंकि टीवीए में तो कोई टाइम एग्जिस्ट नहीं करता, बट ही हू रिमेन्स का जो टेम्पैड है वो काफी ज्यादा एडवांस्ड है और जिस वक्त सिल्वी ने उस चीज को यूज किया उसे प्रॉपरली उस चीज को यूज करना नहीं आता था और उसी सेम टाइम पर पीछे मल्टीवर्सल बूम भी हो रहा था। तो उस वजह से जब लोकी को उसने धक्का मारा तो लोकी टीवीए के करंट टाइम में नहीं आया बल्कि वो चला गया पास्ट में, जिस वजह से उसका टेम्पोरल ऑरा जो है वो उसकी टाइमलाइन से कट गया, जिसके बारे में ओरोबोरोस ने भी आगे बताया था कि वो एक पर्टिकुलर टाइम से बिछड़ गया है। तो इस वजह से उसे टाइम ट्रेवल करके पीछे जाना पड़ा और उसके बाद उसे एक्सट्रैक्टर की मदद से बाहर निकालना पड़ा ताकि किसी न किसी टाइम लाइन से वो बाहर आए ताकि उसका जो टेम्पोरल ऑरा है किसी पर्टिकुलर टाइम में तो जाकर फिट हो। बट यहाँ पर जब टेम्पोरल लूम ब्लास्ट हुआ तो सब कुछ रीसेट हो गया, बट लोकी का जो टाइम रीसेट हुआ वो तभी तक हुआ जब लोकी जो है वो टाइम स्लिप कर रहा था, ना कि एवेंजर्स वाले टाइमलाइन में। तो एक तरीके से लोकी का टेम्पोरल ऑरा जो है वो टीवीए की टाइमलाइन से जुड़ा है, ना कि एवेंजर्स वाली 2012 की टाइमलाइन से। और इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि वो अपनी टाइमलाइन में वापस नहीं गया बल्कि टीवीए के ही पास्ट में आ गया। लोकी यहाँ अपने दोस्तों को ढूंढने निकलता है, लेकिन यहाँ पर जो पूरा टीवीए होता है वो पूरा का पूरा खाली हो चुका होता है, जिसकी वजह से लोकी बहुत ज्यादा अपने आप को अलोन फील करने लगता है, जिसके बारे में उसने इस एपिसोड में आगे भी बताया है। वो ऑटोमैट के अंदर जाता है, यहाँ पर हम लोगों ने पहले भी देखा है कि यहाँ पर की लाइम पाइज रखी होती है, बट यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये सारे के सारे डब्बों की लाइट जो है वो बंद है। यहाँ पर अनाउंसमेंट हो रही होती है टीवीए कोड 1229 फेल सेफ मोड इनिशिएटेड वाली, जिसके बारे में मैंने
तुम लोगों को अभी बताया। और फिर आता है ये वाला शॉट जहाँ पर लोकी जो है वो वापस से टाइम स्लिप करने लगता है। तो ये जो दरवाजा है इसका शेप एक कैप्सूल की तरह है और इसके बीचों बीच लोकी को प्लेस किया गया है, जो कि एक मेटाफर की तरह यूज किया जा रहा है कि लोकी जो है वो इस वक्त एक टाइम कैप्सूल के अंदर फंसा हुआ है। लोकी यहाँ से टाइम स्लिप करता है और पहुंच जाता है क्रोनो मॉनिटर बे में, जहाँ पर उसे एक दूसरा ही लोकी मिलता है जो कि टीवी की गाइड बुक पढ़ रहा होता है। फिर वो यहाँ से भी टाइम स्लिप हो जाता है और वापस पहुंच जाता है वही जगह जहाँ पर हम लोग आगे देखते हैं कि यही वाला लोकी जो है वो आगे चल के वो उस हैंडबुक को उठाता है और वहाँ पर खड़ा होकर पढ़ता है। तभी वहाँ पर कोई पास्ट से दूसरा लोकी यानी कि यही वाला लोकी जो अभी टाइम स्लिप करके आया था वो वहाँ पर टाइम स्लिप करके आता है। और उसके बाद यहाँ पर एक बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स जो कि इस सीरीज के अंदर इतनी बार बन चुका है कि अब तो मैं गिनती भी भूल गया हूँ। अगर तुम लोगों को जानना है कि बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स कैसे काम करता है और कहाँ पर इस सीरीज के अंदर इस चीज को दिखाया गया है, तो तुम लोग मेरे इस सीरीज के और भी ब्रेकडाउन्स देख सकते हो। यहाँ पर पूरा टीवी जो है वो स्पेगेटिफाई होने लगता है, पर इसके पहले कि लोकी यहाँ से स्पेगेटिफाई हो वो टाइम स्लिप कर जाता है। और यहाँ पर हम लोग मॉनिटर के अंदर देख सकते हैं कि कितनी सारी टाइमलाइंस जो है वो वीव होकर सिंगल टाइमलाइन में बनती जा रही हैं। और यहाँ पर लिख कर आ रहा है फेल सेफ मोड इनिशिएटेड, इसके बारे में मैंने तुम्हें भी बताया। और इसके बाद फिर यहाँ पर लिखता है थैंक यू फॉर योर सर्विस और यहाँ पर छोटी सी मिस मिनट्स बनी होती है। फिर एक काफी इंटरेस्टिंग डिटेल मुझे लगी कि लोकी का जो यहाँ पर लोगो बनकर आता है हर एपिसोड के अंदर वो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज्ड है, क्योंकि इसके लेटर्स जो है वो बार बार गायब होकर वापस आ रहे हैं। जैसे कि लोकी टाइम स्लिप करता है यहाँ पर ये लेटर्स भी टाइम स्लिप कर रहे हैं। पर यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग मुझे एक चीज लगी कि सारे के सारे लेटर्स गायब हो जाते हैं बट लास्ट में बच जाता है ये ओ। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ओ जो है वो ओरोबोरस से रिलेटेड है, क्योंकि ओरोबोरस इस सीरीज के अंदर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हुआ है और हो सकता है कि आगे वाले एपिसोड के अंदर भी ओरोबोरस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट दिखाई दे। अब इस ओ का मतलब एक कंप्लीट सर्कल भी हो सकता है जिस थीम को पकड़कर ये पूरी की पूरी सीरीज जो है वो चल रही है। फिर हम लोग आगे एक प्रिजन का सीन देखते हैं जिसके अंदर हम लोग केसी को देखते हैं, यानी कि ये केसी की ओरिजिनल टाइमलाइन है जो कि होती है 1962 के सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया के एक प्रिजन की, जो कि है एल्काट्राज, जो कि एक रियल लाइफ प्रिजन है। और यहाँ पर जो केसी का कैरेक्टर दिखाया गया है वो भी एक रियल लाइफ इंसिडेंट से लिया गया है, यानी कि रियल लाइफ में भी 1962 के एल्काट्राज से 3 लोग भागे थे जो कि थे क्लैरेंस एंगलिन, जॉन एंगलिन और फ्रैंक मॉरिस, जिसका रोल केसी ने यहाँ पर प्ले किया है। अब ऐसा एक रियल लाइफ इंसिडेंट जो है वो लोकी सीरीज के अंदर पहले भी दिखाया जा चुका है, जो कि था डीबी कूपर वाला सीन जिसमें लोकी को जो है वो डीबी कूपर की तरह दिखाया गया था। यहाँ पर केसी जो है वो भागने के लिए पेपर मैश करके एक नकली सर बनाकर यहाँ पर रखा होता है, जो कि ऐसे रियल लाइफ में भी हुआ था, जिसमें प्रिजन के गार्ड जो थे वो ऐसा समझ नहीं पाए थे कि ये बंदा जो है वो इस जेल से भाग चुका है। केसी यहाँ अपने 2 साथियों के साथ निकल कर जाता है बोट के पास, जहाँ पर लोकी जो है वो टाइम स्लिप होकर आ जाता है। और यहाँ पर अगर हम लोग इस डायलॉग को सुने तो यहाँ पर ये बोल रहा होता है, अब ऐसा ही सिमिलर डायलॉग हम लोगों ने लोकी को केसी को बोलते हुए सुना था सीजन 1 के अंदर। Give me the Tesseract or I'll gut you like a fish, Casey. What's a fish? अब जैसे ही मैंने ये वाला सीन देखा मुझे ये चीज समझ में आ गई थी कि भाई इन बंदों की जो रियल लाइफ थी इन टाइमलाइंस के अंदर, इसका कुछ पार्ट जो है वो इनके माइंड में टीवीए के अंदर भी रह गया, यानी कि ह्यू रिमेन्स के टीवीए के मेंबर्स की सारी मेमोरी वाइप कराने के बावजूद भी उनके लाइफ का कुछ हिस्सा उनके साथ रह गया था। इसका एक और एग्जांपल हम लोग इस एपिसोड के अंदर देखते हैं, जो कि फ्रैंक मॉरिस, जिसका रोल केसी कर रहा है यहाँ पर, वो रियल लाइफ में काफी ज्यादा इंटेलिजेंट था। जैसे कि हम लोगों ने केसी को यहाँ पर ओरोबोरस की किताब के ऊपर नर्ड करते हुए देखा था, और रियल लाइफ में फ्रैंक मॉरिस जो था वो बैंक रॉबरी करता था। जैसे कि हम लोगों ने केसी के ड्रॉवर में भी कई सारी चीजें कलेक्ट की हुई रखी हुई देखी थी। लोकी यहाँ से टाइम स्लिप होता है और पहुंच जाता है पिराना मोटर स्पोर्ट्स के सामने, जहां पर हम लोग इसके शैडो को भी यहाँ पर टाइम स्लिप होते हुए देख सकते हैं, जिसके लिए हमें वीएफएक्स टीम को अप्रिशिएट करना चाहिए कि भाई उन्होंने काफी ज्यादा डिटेल के ऊपर जाकर इस एपिसोड के अंदर काम किया है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सीन के अंदर देखते हैं लोकी को वापस टीवी के अंदर टाइम स्लिप होते हुए। तो भाई तुम लोग यहाँ पर ये चीज सोच रहे हो कि टीवी जो है वो तो स्पेगेटिफाई हो चुका है, तो ये बंदा टीवी के अंदर कैसे आया? तो मैं तुम्हें बता दूं कि भाई टाइम स्लिपिंग जो है वो टाइम ट्रेवल से रिलेटेड है, क्योंकि टाइम स्लिप कर लोकी जो है वो पास्ट और फ्यूचर में जा सकता है। तो मे बी लोकी जो है वो अभी टीवी के पास्ट में आया है इस सीन के अंदर। ये सेम जगह हम लोगों ने लोकी के सीजन 1 में भी देखी थी, जहां पर मोबियस जो है वो पहली बार लोकी के साथ इन्वेस्टिगेशन करता है। और यहाँ पर हम लोग इस शॉट के अंदर पीछे दीवार पर देख सकते हैं 2 और 5 लिखा हुआ है, जहाँ पर 2 जो बड़ा लिखा हुआ है और 5 जो है वो छोटा सा लिखा हुआ है। तो बेसिकली मुझे ये ऐसा लगता है कि ये लोकी के सीजन 2 का एपिसोड 5 है, इस वजह से यहाँ पर ये चीज लिखी हुई दिखाई गई है। इसके बाद हम लोग अगले सीन के अंदर देखते हैं 2012 की ब्रांच टाइमलाइन का न्यूयॉर्क, जहाँ पर हमें दिखती है हंटर B-15, जो कि यहाँ पर अपनी लाइफ में एक डॉक्टर है। पर एक चीज मैं तुम लोगों को बता दूं कि यहाँ पर इसके रियल लाइफ वाला जो नाम है हंटर B-15 का, वो है वेरिटी विलिस, जो कि बेटी होती है रॉजर विलिस की, जिसका नाम यहाँ पर लिखा हुआ हम लोग इस क्रेडिट सीन में देख सकते हैं। तो मैं तुम्हें बता दूं कि वेरिटी विलिस और रॉजर विलिस ये दोनों के दोनों मार्वल कॉमिक्स के अंदर भी एग्जिस्ट करते हैं। तो हाँ, ये एक अच्छा खासा तरीका है किसी कॉमिक कैरेक्टर का वेरिएंट दिखाने के लिए। और फिर आता है वो सीन जिसके लिए हम लोग पिछले सीजन और इस
इस सीजन भर पूरा इंतजार करते रहे, यानी कि मोबियस के जेट स्की वाला सीन। तो ये सीन होता है 2022 के क्लेवलैंड ओहायो का, जो कि एक बार फिर से ब्रांच टाइमलाइन के ऊपर ही एग्जिस्ट करता है। बट यहाँ पर ये जिस चीज के ऊपर बैठा है वो जेट स्की नहीं है, वो है सी-डू, जिसके बारे में ब्रैड ने मोबियस से इस वाले सीन के अंदर बोला था। Jet skis, sea-doos. लोकी यहाँ पर काफी फनी तरीके से टाइम स्लिप करते हुए आता है और इसके हैंड मूवमेंट जो है वो पीछे लगे हुए बलून से एकदम एग्जैक्टली मैच करते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट शॉट के अंदर ओरोबोरोस की पास्ट लाइफ देखते हैं, जहाँ पर ये बंदा जो है वो एक ऑथर है जिसने लिखी है ये वाली किताब जिसका नाम है द ज़ार्टन कॉन्टिंजेंट। और यहाँ पर हम लोग ओरोबोरोस का जो असली नाम है वो यहाँ पर लिखा हुआ देख सकते हैं, जो कि है एडी डग। और भाई इसने पीएचडी कर रखी है, तो भाई मतलब बड़ी बात है। ये टाइमलाइन होती है 1994 की पैसाडेना कैलिफोर्निया की, जो कि ऑब्वियसली ब्रांच टाइमलाइन के ऊपर ही एग्जिस्ट करती है। अब यहाँ पर भाई दिल थाम के बैठना, क्योंकि यहाँ पर एक खतरनाक थ्योरी तुम्हारे ऊपर मैं फेंक के मारने वाला हूँ, तो बस ध्यान से सुनते जाना। अब ये जो ज़ार्टन कंटिंजेंट वाली जो किताब है, इसका एक शॉट हम लोगों ने इस सीरीज के क्रेडिट सीन में देखा है। और इसमें ये जो ज़ार्टन है वो जीआई जो का एक रेफरेंस हो सकता है, जिसमें ज़ार्टन जो है वो एक विलन होता है और वो एक शेप शिफ्टर होता है, यानी कि वो अपना रूप जो है वो बदल सकता है। बट ज़ार्टन नाम के कैरेक्टर मार्वल के अंदर भी एग्जिस्ट करते हैं, जो कि होते हैं ज़ार्टन डिवायंट्स। अब यहाँ पर ज़ार्टन जो है वो एक्स से लिखा जाता है, बट इनकी भी जो पावर है वो शेप शिफ्टिंग वाली है। तो भाई जिस तरीके से मैंने पिछले कुछ ब्रेकडाउन वीडियोस के अंदर बताया है कि ओरोबोरोस इस पूरे सीरीज का मेन विलन हो सकता है, या फिर कैंग का कोई ऐसा वेरिएंट, या फिर कुछ ऐसा हो सकता है जो कि बहुत ज्यादा प्लॉट ट्विस्ट टाइप का होने वाला है। जैसे कि मैंने वीडियो के शुरुआत में तुम लोगों को बताया कि यहाँ पर ओ वाला जो रेफरेंस है वो ओरोबोरोस का हो सकता है। तो भाई जिस तरीके से ये लोग ओरोबोरोस के ऊपर इतना ज्यादा एम्फेसाइज कर रहे हैं, मुझे तो लगता है कि आने वाले कुछ एपिसोड्स के अंदर कुछ बहुत बड़ा रिवील हो सकता है। तो भाई बस ये तो मेरी एक थ्योरी है, तुम्हें अगर ये सही लगे तो बता देना मुझे कमेंट सेक्शन में, नहीं लगेगी तो वो भी तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। ये जो एडी डग नाम है ये रेफरेंस हो सकता है डगलस एडम्स का, जिन्होंने रियल लाइफ के अंदर साइंस फिक्शन नॉवेल्स कई सारी लिख रखी है। और यहाँ पर हम लोग ये चीज क्लियरली जान चुके हैं कि ओरोबोरोस जो है वो साइंस फिक्शन से कितना ज्यादा अटैच्ड है। तो यहाँ पर ओरोबोरोस जो है वो अपने वेयर हाउस के अंदर जाता है, जो कि पैसाडेना के बाहर है। और जिस हिसाब से हम लोगों को ये चीज आगे चल के एपिसोड के अंदर पता चलती है कि ये बंदा जो है वो कैलटेक के अंदर एक टीचर है, तो मेरे हिसाब से ये वेयर हाउस जो है वो कैलटेक का होगा, जिसमें पहले रॉकेट एक्सपेरिमेंट्स किए जाते होंगे नासा के लिए, जिसका हम लोग एक छोटा सा रेफरेंस यहाँ पर साइड में रखे हुए इन रॉकेट से भी देख सकते हैं। बट अब अगर हम लोग इस वेयर हाउस के इंटीरियर की बात करें तो भाई तुम लोगों को ये इंटीरियर कहीं देखा देखा सा नहीं लग रहा है? मेरा मतलब है कि इन दोनों इमेजेस को ध्यान से देखो, ये दोनों के दोनों एकदम सेम है। और यहाँ पर रखे हुए ये सारे गैजेट्स भी 90s के हैं, जो कि एकदम सिमिलर है टीवी के अंदर यूज की जाने वाले सभी गैजेट से। यहाँ पर साइड में हम लोग एक ब्लैक बोर्ड को लगे हुए देख सकते हैं, जिसके ऊपर ओरोबोरोस ने बहुत सारे इक्वेशन बना रखे हैं, जो कि हम लोगों ने सिमिलर ही हू रिमेन्स की सिटाडेल के अंदर भी देखा था। और इस वाले शॉट के अंदर विक्टर टाइमली के लैब के अंदर भी एक ब्लैक बोर्ड होता है, जिसके ऊपर इसने कई सारे कैलकुलेशन किए होते हैं। तो भाई जो थ्योरी मैं तीसरे एपिसोड से रटे जा रहा हूँ कि भाई ओरोबोरोस जो है वो कैंग का एक वेरिएंट हो सकता है, जो कि शेप शिफ्ट करके लोकी को टाइम स्लिप भी करा रहा है, जिसकी वजह से ये सारा का सारा कांड हो रहा है। ये भाई मुझे बहुत ज्यादा सही लग रही है, बट भाई हु नोज, एक ही एपिसोड बचा है, क्या क्या दिखाएंगे उस एपिसोड के अंदर। तो भाई इसको एक थ्योरी की तरह ही अभी लेते हैं। यहाँ पर एक शॉट दिखाया जाता है जहाँ पर हम लोग ओबी के इस बोर्ड के ऊपर कई सारे नोट्स चिपके हुए देख सकते हैं, जिसका एक शॉट हम लोगों ने इसके क्रेडिट सीन में भी देख रखा है। बट यहाँ पर एक नया नोट लगा हुआ है जिस पर लिखा है हु, व्हाट, व्हेन, वेयर और व्हाई, जिसमें हु के ऊपर सर्कल किया हुआ है, जो कि आगे चल के हम लोगों ने इस एपिसोड के अंदर देखा है। लोकी ये चीज कहता है, It's not about where, when, or why. It's about who. बट भाई फिर से सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि लोकी ने तो ये हु, व्हाट, व्हेन, वेयर वाली बात तो आगे चलकर करी है एपिसोड के अंदर, तो भाई इसके बोर्ड पर ये वाला नोट पहले से कैसे लगा है? बट चलो इन नोट्स के अंदर से मैं तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स जो है वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। यहाँ पर साइड में इस नोट के ऊपर लिखा है ब्रदर्स डुएल, ही हैज द अपर हैंड। ब्रदर्स डुएल जो है वो हो सकता है लोकी और थॉर का रेफरेंस हो, जो कि हम लोगों ने इस एपिसोड के अंदर एक बार और देखा है आगे चल के। फिर यहाँ पर इस वाले नोट के अंदर लिखा है हेक्स मोमेंट, जो कि एक रेड कलर से अंडरलाइन है। तो बेसिकली ये रेफरेंस हो सकता है वांडा का, जिसकी पावर्स जो है वो रियलिटी से रिलेटेड है, और रियलिटी, टाइम, स्पेस ये सभी के सभी इंटरकनेक्टेड होते हैं। और जैसे कि हम लोगों ने डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के अंदर इस वाले सीन के अंदर रीड रिचर्ड्स को वांडा के हाथों स्पेगेटिफाई होते हुए देखा था, जो कि वंशज है कैंग का, और इसका एक वेरिएंट भी हम लोगों ने देखा है स्पेगेटिफाई होते हुए। तो भाई हाँ, ये एक अच्छा रेफरेंस है। इसके बाद इस नोट के अंदर यहाँ पर लिखा है फील्स लाइक ही इज सिंकिंग,
टाइम इज स्लिपिंग अ फ्रेंड इज फेडिंग अवे। अब ये जो है टाइम इज स्लिपिंग फ्रेंड इज फेडिंग अवे, यहाँ पर ये लोकी की बात हो रही है, जबकि लोकी जो है वो आगे चलकर ओरोबोरोस को अपने टाइम स्लिपिंग के बारे में बताने वाला है। यहाँ पर ओरोबोरोस जो है वो अपनी लिखी हुई एक किताब सन्स ऑफ योरेन लोकी को पकड़ाता है और कहता है कि ये एक साइंस फिक्शन किताब है, और जिस हिसाब से ओरोबोरोस को एक साइंस फिक्शन लिखने में मजा आ रहा है, तो भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सारा का सारा जो कांड है, ये सारी की सारी जो स्टोरी है लोकी सीजन 1 और सीजन 2 की, या फिर तुम कह लो पूरे MCU की, कहीं ये एक पूरा साइंस फिक्शन जो है वो ओरोबोरोस ने तो नहीं लिखा है। जिस तरीके से हम लोगों ने ही हू रिमेन्स को देखा कि आई पेव्ड द रोड वाला जो उसने बात बोली थी, कहीं ये सब कुछ एक साइंस फिक्शन ऑथर का किया कराया तो नहीं है। यहाँ पर ओरोबोरोस जो है वो एक टेजर से लोकी को पीछे से टेज करता है, जो कि मुझे लगता है कि प्रून छड़ी जो है वो एकदम इसी चीज को देखकर बनाई गई होगी। लोकी यहाँ पर ओरोबोरोस के उसकी ही लिखी हुई TVA की गाइड बुक देता है, जिसके बाद वो एक टेम्पैड उसी चीज को देखकर बनाता है। तो भाई यहाँ पर एक फिर से बहुत बड़ा बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स बन गया यार। मतलब ओरोबोरोस ने विक्टर टाइमली की मदद से वो किताब लिखी थी, फिर वो किताब आकर लोकी ने ओरोबोरोस को एकदम स्टार्टिंग में दी, फिर उसने TVA क्रिएट किया। तो भाई मतलब यहाँ पर कुछ ज्यादा ही मत्था फोड़ी करने वाली चीजें हो गई हैं। यहाँ पर लोकी जो है वो मोबियस के घर पर टाइम स्लिप होकर पहुंच जाता है, जहाँ पर हम लोग मोबियस के 2 बच्चों को देखते हैं जो कि जुड़वा होते हैं। और यहाँ पर इन बच्चों के नेचर और इनके कपड़ों के कलर को देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक रेफरेंस है थॉर और लोकी के बॉन्ड का, जिसमें ये जो छोटा वाला भाई है ये काफी ज्यादा शैतान है, जिसके पीछे मोबियस जो है वो बड़े भाई को भेजता है कि भाई इसे जाकर रोको। और वो यहाँ पर ये कहता है कि देखना वो कहीं घर में आग न लगा दे। अब ये जो आग न लगा दे वाली बात है, ये बेसिकली एक रेफरेंस हो सकता है रैग्नारॉक का, जिसमें थॉर और लोकी के लिटरली घर को आग लग गई थी। बट यहाँ पर एक चीज ध्यान देना कि ये ब्रांच टाइमलाइन है, तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें जो होंगी वो रिवर्स्ड होंगी या फिर उल्टी होंगी। तो तुम लोग एक चीज ध्यान दे सकते हो कि यहाँ पर जो छोटा वाला भाई है इसके कपड़े हैं रेड कलर के, यानी कि थॉर के केप के कलर के, और ये जो बड़ा वाला भाई है इसके कपड़े हैं ग्रीनिश शेड में, जो कि लोकी का कलर है। यहाँ पर इन दोनों के साइकिल्स का भी कलर रेड और ग्रीन है। तो भाई तुम समझ सकते हो कि ये क्लियरली एक थॉर और लोकी का रेफरेंस है। पर मैं अभी तुम लोगों का दिमाग थोड़ा सा घुमा देता हूँ। जैसे कि ये बच्चे जुड़वा बच्चे हैं, तो ये एक रेफरेंस हो सकता है सिल्वी और लोकी के बॉन्ड का भी, जैसे कि सिल्वी की शैतानी रोकने के लिए मोबियस ने लोकी को भेजा था उसे पकड़ने के लिए, वैसे ही वो यहाँ पर भी करते हुए दिख रहा है कि छोटे वाले भाई को पकड़ने के लिए वो बड़े वाले भाई को भेजता है। यहाँ पर हम लोग नीचे एक टॉय को गिरा हुआ देख सकते हैं, जो कि एग्जैक्टली सिमिलर है मिनटमैन की ड्रेस से। फिर आगे बढ़ते हुए यहाँ पर मोबियस और लोकी मिलते हैं, और यहाँ पर लोकी ये वाली बात बोलता है, A beautiful union of form and function. जो कि हम लोगों ने सीजन 1 में भी इस वाले सीन के अंदर देखी थी। There was a beautiful union of form and function, which we call the jet ski. फिर यहाँ पीछे एक टेम्पैड का गेट खुलता है और यहाँ से आता है ओरोबोरोस, जिसने एक टेम्पैड का बहुत ही प्रोटोटाइप जैसा वर्जन बना रखा है, और जिसके ऊपर हम लोगों ने इस शॉट के अंदर देखा है कि लिखा हुआ है टेम्पोरल एक्सेस डिवाइस, यानी कि टेम्पैड। इस सीन में यहाँ पर लोकी जो है वो मोबियस को कन्विंस करता है कि वो उसकी मदद करे TVA को बिल्ड करने में, जहाँ पर मोबियस जो है वो काफी ज्यादा परेशान हो रहा होता है अपने बच्चों के लिए। बट लोकी उसे कहता है कि वो उसे किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में लाकर वापस रख देगा, और ऐसा होगा कि जैसे कि वो यहाँ से कभी गया ही नहीं। और ये डायलॉग्स मुझे बहुत ज्यादा सिमिलर लगे उन डायलॉग से जो कि एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमेनिया के अंदर कैंग ने जेनेट वैन डाइम से कहे थे। Reality isn't what you think it is. Told you, time isn't what you think. You saved my life when I first arrived. You saved my life. I can bring you back to any point in time. It'll be like you never left. I can make it. So you never left her. Your boys won't even know you're gone. She'll never know. यहाँ पर ये साफ साफ फोर शैडोइंग हो रही है कि लोकी और कैंग के बीच में एक पैरेलल है। और तुम लोगों ने अगर मेरे पिछले ब्रेकडाउन वीडियोस देखे हैं तो मैं तुम लोगों को पहले से भी बताता आ रहा हूँ कि लोकी और कैंग के बीच में एक बहुत ज्यादा पैरेलल चल रहा है। और जैसे कि हम लोगों ने इस एपिसोड के एंडिंग में देखा है कि लोकी के पास टाइम ट्रेवल वाली शक्तियां आ गई हैं, और जो जो इवेंट्स इस एपिसोड के अंदर हुए हैं उससे तो ये साफ साफ पता चल रहा है कि आगे चलकर कैंग की गद्दी के ऊपर लोकी ही बैठने वाला है। फिर हम लोग आगे चलकर सिल्वी वाली टाइमलाइन देखते हैं, जहाँ पर मैकडॉनल्ड्स के ये जो पैकेट है सिल्वी यहाँ पर रखती है, और फिर ये यहाँ से स्पैगेटी फ्राई होके गायब हो जाता है, जिसको हम लोग इस कार के शीशे में भी पीछे देख सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि VFX टीम ने काफी बढ़िया काम किया इस एपिसोड के अंदर। फिर हम लोग एक बार का सीन देखते हैं, जहाँ पर हम लोग ज़ेनियाक का एक और रेफरेंस देखते हैं, जो कि यहाँ पर एक वीडियो गेम के थ्रू दिखाया गया है, और यहाँ पर पीछे से ब्रैड की आवाज भी आ रही होती है, और वो ज़ेनियाक वाला ही डायलॉग बोलता है, जो कि यहाँ पर हम लोगों ने इस पोस्टर में भी देखा था। और ज़ेनियाक का सिर्फ यही वाला एक रेफरेंस नहीं है इस एपिसोड के अंदर, क्योंकि इस एपिसोड के क्रेडिट्स खत्म होने के बाद भी ब्रैड की आवाज हम लोगों को सुनाई देती है, और वो ये कहता है,
अब इस बार के अंदर सिल्वी जो है वो एक बात बोलती है कि वी आर ऑल राइटिंग आवर ओन स्टोरीज नाउ। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे चलकर अगले एपिसोड के अंदर लोकी जो है वो गॉड ऑफ स्टोरीज बनेगा, क्योंकि यहाँ पर इस एपिसोड के अंदर वो अपनी स्टोरी लिखना सीख जाता है। इसके बाद सिल्वी यहाँ पर लोकी को आने से मना कर देती है और फिर वो चली जाती है एक रिकॉर्ड स्टोर के अंदर, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि ये पूरी की पूरी जो टाइमलाइन है वो इरेज हो जाती है, यानी कि स्पेगेटिफाई हो जाती है। और फिर इस सीन के अंदर लोकी जब इस टेम्पैड डोर से यहाँ पर वापस आता है तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि इस टेम्पैड के अंदर भी एक डोर खुलता हुआ शो हो रहा है। और यहाँ पर ये जो पीछे एक स्ट्रक्चर बना हुआ है इस दरवाजे का, वो बहुत ज्यादा सिमिलर लग रहा है मुझे मिस मिनट से। ये पूरी की पूरी टाइमलाइन गायब हो रही होती, तभी सिल्वी जो है वो टेम्पैड यूज कर दूसरे टाइमलाइन के अंदर चली जाती है, जहाँ पर लोकी अपने फ्रेंड्स के साथ बैठा होता है। और यहाँ पर हम लोग फिर एक ऐसा शॉट देखते हैं जो कि मुझे बहुत ज्यादा सिमिलर लग रहा था इन्फिनिटी वॉर के इस वाले सीन से। और अब इससे पहले वाले एपिसोड के अंदर हम लोगों ने कुछ थॉर रैग्नारॉक से सिमिलर इवेंट होते हुए देखा। फिर यहाँ पर इस एपिसोड में हम लोग इन्फिनिटी वॉर से रिलेटेड एक इवेंट देख रहे हैं। और फिर जैसा कि सबको पता है कि लोकी यहाँ पर टाइम स्लिपिंग को कंट्रोल करना सीख जा रहा है, जिसकी वजह से वो टाइम में आगे पीछे जा सकता है, यानी कि टाइम ट्रेवल कर सकता है। तो भाई अगले एपिसोड में हम लोग कुछ एंड गेम जैसा ही एक इवेंट देख सकते हैं। तो मुझे ये काफी एक बढ़िया पैरेलल लगा। और इसी के बाद ये एपिसोड जो है वो खत्म हो जाता है। बट इसके क्रेडिट्स में भी कुछ नई डिटेल्स हैं जिसके बारे में तुम्हें बताऊं तो यहाँ पर ये जो कास्ट और क्रू के जो नाम आ रहे हैं, इनमें से एक एक लेटर जो है वो थोड़ा थोड़ा तुम्हें टेढ़ा दिखेगा। और ये जो लाइन्स हैं इनमें यहाँ पर ब्रांचेस निकल रही हैं, जो कि हम लोगों ने पिछले एपिसोड के क्रेडिट सीक्वेंस में नहीं देखा है। तो ये एक नया डिटेल इस एपिसोड में ऐड किया गया है। और भाई इसी के साथ ये इस एपिसोड का ब्रेकडाउन यहीं पर खत्म होता है। और अगर तुम लोगों को कोई और डिटेल इस एपिसोड के अंदर मिली हो तो वो तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। फिर अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। तुम्हारे कोई दोस्त अगर मार्वल फैंस हो तो उनको मेरी वीडियो जरूर शेयर कर देना। और अगर तुम लोगों को मार्वल से रिलेटेड ऐसे मजेदार और ब्रेकडाउन्स देखने हैं तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो अब मैं भी चलता हूँ, मुझे एक किताब लिखनी है।